सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। लॉ ऑफ वन। नमस्ते फ्रेंड्स। लॉ ऑफ वन या एक का कानून, ये एक चैनलिंग बुक है। इसमें जो भी तथ्य हैं उन्हें या तो आप स्वीकार कर सकते हैं या नकार सकते हैं या पूरी तरह खारिज कर सकते हैं। ये आपकी अपनी फ्री विल है जो अनंत रचयिता ने आपको दी हुई है। सेशन 16 जनवरी 31, 1981। रा कहते हैं अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में मैं आपका स्वागत करता हूं। अब हम संवाद शुरू करते हैं। डॉन कहते हैं मैं एक के कानून की पहली विकृति यानी कि स्वतंत्र इच्छा को ध्यान में रखते हुए ये पूछना चाहता हूं कि संरक्षकों ने इस पृथ्वी को क्वारंटाइन कैसे किया। क्या ये क्वारंटाइन स्वतंत्र इच्छा के अंदर आती है? क्वारंटाइन का अर्थ यहाँ पे सुरक्षा कवच से है फ्रेंड्स। रा कहते हैं संरक्षक इस ग्रह के तीसरे घनत्वता के लोगों की स्वतंत्र इच्छा की रक्षा करते हैं। वे ग्रह के चारों ओर क्वारंटाइन को सक्रिय कर देते हैं ताकि यहाँ के लोगों की स्वतंत्र इच्छा में कोई दखल ना दे सके, यानी बाहर से कोई भी एंटिटीज पृथ्वी ग्रह पर आकर हस्तक्षेप ना कर सके। परंतु वह स्थिति जो क्वारंटाइन लगाने में जरूरी होती है, वह आपके लोगों की स्वतंत्र इच्छा की विकृति के कारण उसमें दखल देती है, यानी कि आपके लोगों की सोच इस क्वारंटाइन को मजबूत होने में दखल देती है। वो इस तरह कि यहाँ पे कुछ लोग दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, कुछ लोग केवल अपनी ही सेवा करना चाहते हैं और कुछ लोग किसी की भी सेवा नहीं करना चाहते हैं। इस कारण क्वारंटाइन जो है जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत नहीं हो पाता है। डॉन कहते हैं मैं शायद गलत हूँ, परंतु मुझे लगता है कि यदि स्वतंत्र इच्छा है तो फिर ओरियन समूह भी यहाँ दखल देने के लिए स्वतंत्र हैं। तो फिर यह क्वारंटाइन लगाने से आप इसे संतुलित कैसे करते हैं, यानी कि सभी के स्वतंत्र इच्छा में यह कैसे संतुलन बनाते हैं। रा कहते हैं यह संतुलन एक घनत्वता से दूसरे घनत्वता में होता है। लड़ाकों द्वारा यहाँ पर ओरियन समूह को कहा गया है। जो स्वतंत्र इच्छा में दखल होता है तो उनके समझदारी के घनत्वता में होता है। हालांकि यह घनत्वता जो कि तीसरी घनत्वता है उसमें वे दखल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन घनत्वता के कंपनता में जो अंतर है उसे संतुलित करने के लिए क्वारंटाइन लगाया गया है। इस प्रकार परिस्थिति को संतुलित किया जाता है जिसके तहत ओरियन समूह को रोका नहीं जा सकता बल्कि उन्हें चुनौती दी जाती है। इस प्रकार तीसरे घनत्वता के समूह की स्वतंत्र चुनाव को कोई रोक नहीं लगाता।
डॉन कहते हैं, हमारे क्वारंटाइन में अचानक कुछ समय के लिए जब खिड़कियां खुल जाती हैं, खिड़कियों का अर्थ यहाँ पर फ्रेंड्स पोर्टल से है, जिसका इस्तेमाल करके ओरियन समूह कभी कभी अंदर आ जाते हैं। क्या इसका संबंध स्वतंत्र इच्छा से होने वाली विकृति से है? राह कहते हैं, हाँ ये सही है। डॉन कहते, क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसे कार्य करता है? राह कहते हैं, यह बिल्कुल रैंडम नंबर जनरेटर के काफी समान है, जो कि एक खास सीमा के भीतर कार्य करता है। डॉन कहते हैं, इन रैंडम नंबर जनरेटर के स्रोत क्या हैं? क्या यह संरक्षकों द्वारा बनाई जाती है, जो अपने रखवाले को संतुलित करने के लिए करते हैं, या इनका स्रोत संरक्षकों के अलावा भी कोई और है? रा कहते हैं, सभी स्रोत एक ही हैं। हालांकि हमने आपका सवाल समझ लिया है। ये जो खिड़कियां खुलने की घटना होती है, वह संरक्षकों के अन्य स्वयं अदर सेल्फ के द्वारा होती है। यह आपके स्थान समय में इस घनत्वता के बाहर जो संचालित होती है, ऑपरेट होती है, जिसे आप बुद्धिमान ऊर्जा का क्षेत्र कहते हैं। आपके अपने चक्रों की तरह ही उसका अपना संतुलन होता है, उसका लय होता है, जैसे घड़ी में बजने की आवाज होती है। जब खिड़कियां खुलने की घटना होती है, इसमें किसी के पास घड़ी नहीं होती, यानी कि यह कभी भी खुल सकती है, इसलिए यह रैंडम दिखती है। यह आयाम जहां से संतुलन बनता है, वहां यह रैंडम नहीं होता है। इसलिए हमने ये कहा है कि यह समानता कुछ सीमा तक ही हो सकती है। डॉन कहते हैं, इन खिड़कियों के संतुलन द्वारा संरक्षक लोगों के सकारात्मक सोच को बचाते हैं और इस कवच द्वारा ओरियन समूह को पूरी तरह रोकते हैं। क्या यह सही है? रा कहते हैं, आप आंशिक रूप से सही हैं। यह संतुलन तब बनता है जब लोगों के समूह में सकारात्मकता और नकारात्मकता का प्रभाव बराबर मात्रा में हो। मतलब सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा लोगों में बराबर रहेगी, तभी संतुलन होगा। इसलिए आपके इस ग्रह में कम नकारात्मकता के बजाय सकारात्मक सूचना या प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लोगों में कुछ हद तक नकारात्मक दिशा में झुकाव ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ के ज़्यादातर लोग नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रखते हैं। अधिकतर लोग जो हैं वो नकारात्मक होते हैं, इसलिए यहाँ पर सकारात्मकता की अधिक आवश्यकता है। डॉन कहते हैं, इस तरीके से पूरी स्वतंत्र इच्छा संतुलित होती है, ताकि हर व्यक्ति को बराबर अवसर मिले कि वह दूसरों की सेवा या खुद की सेवा में चुनाव कर सके। क्या यह सही है? डॉन कहते हैं, हाँ ये सही है। जरा कहते हैं, हाँ ये सही है। डॉन कहते हैं, मेरे ख्याल से स्वतंत्र इच्छा के कानून के बारे में ये काफी गहरी जानकारी है। धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल है, यदि मैं इस सिद्धांत का एक उदाहरण दूं, यदि परिसंघ इस धरती पर आए तो लोग उन्हें भगवान की तरह देखेंगे, जिससे उनकी स्वतंत्रता के कानून का उल्लंघन होगा और सबकी सेवा के और उनके ध्रुवीकरण कम हो जाएगा। मैं अनुमान लगाता हूं कि वह स्थिति तब भी होगी जब ओरियन समूह उतरेगा। ये ध्रुवीकरण खुद की सेवा की तरह कैसे प्रभावित होगा यदि ओरियन समूह यहाँ धरती पर आ जाए और भगवान की तरह जाने लगे? रा कहते हैं, ओरियन के समूह की धरती पर उतरने की घटना से लोगों के ध्रुवीकरण पर गहरा असर होगा। उन लोगों का झुकाव खुद की सेवा की तरफ होने लगेगा।
पिछले अवसर का बिल्कुल उल्टा जो आपने कहा था, यानी तब जब परिसंघ के लोग उतरे थे। डॉन कहते हैं, यदि ओरियन समूह उतरने में समर्थ हो जाता है तो क्या इससे उनका ध्रुवीकरण में बढ़ोतरी होगी? मैं इसे इस तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या यह उनके लिए बेहतर नहीं होगा कि वे पर्दे के पीछे से काम करें और हमारे ग्रह से ऐसे लोगों को ढूंढें जिनका झुकाव खुद की सेवा की तरफ अपनी स्वतंत्र इच्छा से हो। या ओरियन समूह के लिए यह अच्छा होगा कि वह धरती पर उतरें और अपने शक्तियों का प्रदर्शन करें, तो लोग इसे ज्यादा पसंद करेंगे। रा कहते हैं, पहले उदाहरण में यदि हम देखें तो ओरियन समूह के लिए यह तरीका ज्यादा समय के लिए लाभदायक होगा। यह धरती पर उतरकर एक के कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे और इस प्रकार वे इस ग्रह में अपना काम भी करते रहेंगे। दूसरे परिस्थिति में यदि वह बड़ी संख्या में धरती पर उतरे तो उनका ध्रुवीकरण नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इस तरह वह पूरे ग्रह के स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन कर देंगे। यद्यपि यह एक तरह का जुआ भी हो सकता है। यदि उन्होंने ग्रह को जीतकर अपने साम्राज्य में ले जाने की कोशिश की तो उस ग्रह में स्वतंत्र इच्छा दोबारा स्थापित कर दी जाती है। इस प्रकार ओरियन समूह के इस गतिविधि को रोक दिया जाता है। भ्रम के कानून को तोड़ने के कारण उनकी इस आगे बढ़ने की इच्छा पर रोक लगाई जाती है। डॉन कहते हैं, आपने ओरियन समूह के संबंध में साम्राज्य शब्द का उल्लेख किया है। मैंने कुछ समय के लिए सोचा है कि स्टार वार्स नाम की फिल्म में भी कुछ इसी तरह बताया गया है कि दरअसल क्या हो रहा है। क्या यह सही है? रा कहते हैं, यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम साधारण रूप से बच्चों की कहानियों की तरह इन सब के बारे में समझाते हैं। डॉन कहते हैं, क्या वो इकाई जिनका झुकाव खुद की सेवा की तरफ है, उनकी कटाई भी उसी तरह होती है जिस तरह दूसरों की सेवा करने वालों की कटाई होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, क्या अपनी खुद की सेवा करने वालों की को भी उसी तरह अगले डायमेंशन में जाने की को मिलता है? रा कहते हैं, कटाई तो सिर्फ एक ही होती है, सिर्फ वही चौथी घनत्वता में प्रवेश कर पाता है जिन्होंने एक रचयिता को ढूंढने के लिए अपने रास्ते चुन रखे होते हैं। उन्हें किस दिशा में जाना है? जिन लोगों ने अपने रास्ते चुने हैं फ्रेंड्स, उनकी कटाई उसी दिशा में हो जाती है, उसी दिशा में सतयुग में जाएंगे जिस दिशा में उन्होंने अपने रास्ते को चुना है। डॉन कहते हैं, अच्छा, तो जैसे हम चौथी घनत्वता में प्रवेश करेंगे वहां विभाजन हो जाएगा, यानी कि वे सारे लोग जो चौथी घनत्वता में जाएंगे वह किसी ग्रह या स्थान में जाएंगे जहां उनमें से कुछ लोग जो दूसरों की सेवा वाले होंगे वो अलग ग्रह में जाएंगे और कुछ लोग उस जगह जाएंगे जहां खुद की सेवा करने वाले होंगे। तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि यहाँ पर भी दो जगह दो सतयुग का विभाजन किया गया है। एक में वो लोग जाएंगे जो खुद की सेवा करते हैं और एक घनत्वता में वो जाएंगे जो दूसरों की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सतयुग एक ही है। जो अपनी सेवा के रास्ते पर हैं वो अलग ग्रह पर जाएंगे और जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे हैं वो अलग ग्रह पर जाएंगे। रा कहते हैं, हाँ यह सही है। डॉन कहते हैं,
अच्छा, जब परिसंघ के क्वारंटाइन लगाई थी करीब 75,000 साल पहले, क्या ओरियन समूह ने इसके पहले इस ग्रह के किसी भी भाग से संपर्क करने की कोशिश की थी? रा कहते हैं लगभग 45,000 साल पहले यह कोशिश हुई थी, परंतु वह सफल नहीं हो पाई। तकरीबन 2600 वर्ष पहले इस समूह ने अपने एक इकाई को इस ग्रह में भेजा था। इस प्रयास में उन्हें थोड़ी सफलता मिली, पर भविष्य में इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं हुआ। 2300 वर्ष पहले से जब तक यह समूह भी लगातार कटाई के लिए उसी तरह प्रयास कर रहा है जिस प्रकार परिसंघ कर रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कटाई के लिए ओरियन समूह भी प्रयास कर रहा है और परिसंघ भी प्रयास कर रही है। डॉन कहते हैं, क्या आप उस कटाई का नाम बता सकते हैं जिन्हें 2600 वर्ष पहले उन्होंने भेजा था? रा कहते हैं, उस इकाई का नाम याहवे था। डॉन कहते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि 10 धर्म आदेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 धर्म आदेश जो कहा गया है वो क्योंकि कार्ला क्रिश्चियन थी और वो बाइबल को ज़्यादा मानती थी, इसलिए बाइबल में ही ये 10 धर्म आदेश का आदेशों के बारे में बताया गया है। रा कहते हैं, इन धर्मादेशों की उत्पत्ति नकारात्मक संस्थाओं के कानून का पालन करने से हुई थी, जो सकारात्मक झुकाव वाले व्यक्ति की सूचना को प्रभावित करती है। यह सूचना थी तो नकारात्मक, परंतु इसे सकारात्मक रूप में पेश किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह कहा गया है कि धर्मादेश की उत्पत्ति नकारात्मक संस्थाओं के कानून के पालन करने वाले से हुई, जो सकारात्मक झुकाव वाले व्यक्ति की सूचना को प्रभावित करती है। और ये इस तरह से पेश की जाती है कि रहती तो वो नकारात्मक है, लेकिन उसे सकारात्मक रूप में पेश किया जाता है। डॉन कहते हैं, क्या यह ओरियन समूह द्वारा किया गया था? रा कहते हैं, हाँ, सही है। डॉन कहते हैं, यह करने का उनका क्या मकसद था? रा कहते हैं, ओरियन समूह का मकसद, जैसे कि पहले बताया गया था, जीतना और गुलाम बनाना। यह कार्य कुलीन वर्ग को ढूंढने, उन्हें ऊंचे पद पर स्थापित करने और अन्य सभी लोगों को उन्हें सेवा देने से होता है। इसके लिए वे विभिन्न यंत्र की मदद लेते हैं, जैसे कि वे सारे कानून जो इन कुलीन वर्ग के ने सभी को दिए हैं। मतलब यहाँ पर वो पावरफुल लोगों को ढूंढने से है उनका संबंध। डॉन कहते हैं, इन धर्मादेशों के कानून को प्राप्त करने वाला सकारात्मक था या नकारात्मक? रा कहते हैं, इन धर्मादेशों को प्राप्त करने वाला काफी सकारात्मक था। उनका नाम मोइशे था। उन्हें एक के कानून का ज्ञान था, इसलिए वे इन धर्मादेशों में छुपे हुए गलत जानकारियों को जानते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर धर्मादेशों में भी कुछ गलत जानकारियां छुपी हुई थी जिनके बारे में मोइशे जानते थे। वह जानते थे, इसलिए उनके साथ संपर्क असफल रहा। हालांकि वे पहले से ही एक के ज्ञान को जानते थे, परंतु वे अपने कबीले के लोगों को प्रभावित नहीं कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोइशे ने बहुत कोशिश की एक के ज्ञान को जानते हुए अपने कबीलों तक के वो बातें पहुंचाने के लिए कि उनका भी आगे प्रगति करें, विकास करें, लेकिन उनकी बात को किसी ने भी नहीं माना और वो केवल धर्मादेशों को ही सही मानते थे और उनको भी यही कहते थे कि यही सही। उन्होंने अपने कबीले को एक का ज्ञान देकर मुक्त करने की काफी कोशिश की, परंतु उनके लोगों को धर्म आदेश का पालन करना ही बेहतर लगा। उनके लोगों ने उनका सम्मान और ईश्वर के प्रति उनके प्रेम को तोड़ने की बहुत कोशिश की।
उन्हें अपने समूह से निकाला भी गया। इसी के चलते उनको अपने समूह से निकाल दिया गया तथा उनका बहिष्कार भी किया गया। अंत में उन्होंने दुखी होकर तीसरी घनत्वता को छोड़ दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। डॉन कहते हैं, यदि ये व्यक्ति सकारात्मक प्रवृत्ति के थे तो ओरियन के समूह ने इनसे संपर्क कैसे किया? तो फ्रेंड्स, उनका कहना यह है कि जब वो इतने सकारात्मक थे तो ओरियन समूह ने उनके साथ संपर्क कैसे बना लिया? रा कहते हैं, ये काफी गहन युद्ध का मैदान था जो कि सकारात्मक सोच वाले परिसंघ के लोग तथा नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच होता है। मोइंशे नाम के व्यक्ति प्रभावित होने तथा ज्ञान देने के लिए स्वतंत्र थे। और उन्होंने एक के कानून को सबसे सरल रूप में प्राप्त किया था। हालांकि उनकी जानकारी नकारात्मक हो गई जब उनके लोगों ने उन पर दबाव डाला और कहा कि धर्म आदेश की जानकारियां सही है और लोगों के लिए लाभदायक हैं। इस कारण वह व्यक्ति इस प्रकार की जानकारियां और खुद की सेवा के ज्ञान को पाने के लिए स्वतंत्र हो गया, यानी कि उन्होंने इस तरह की गलत जानकारियां भी प्राप्त कर लीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोइंशे भले कितने भी सकारात्मक थे और उन्हें एक का ज्ञान था, उन्होंने उस ज्ञान को देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन क्योंकि नकारात्मक लोग अधिक थे और धर्मादेश को मानने वाले लोग अधिक थे, तो उन्होंने उन्हीं की बात को झुटला दिया और उनके ऊपर अपनी बातों का असर छोड़ दिया। डॉन कहते हैं, यह एक इकाई के लिए बिल्कुल विपरीत होगा जिन्हें एक के कानून का ज्ञान हो और वह भी कहे कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। क्या यह सही है? रा कहते हैं, हाँ, यह सही है। डॉन कहते हैं, क्या आप हमें आपके समूह के इतिहास के बारे में बता सकते हैं और आपको किस तरह एक के कानून का ज्ञान हुआ? रा कहते हैं, हमारे सीखने का मार्ग हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। हमारे यहाँ इतिहास की कोई अवधारणा नहीं होती, हम आज में जीते हैं। यदि आप एक चित्र की कल्पना कर सकते हैं तो करिए, जिसमें एक घेरा है। हम अल्फा और ओमेगा को अनंत बुद्धिमानिता के रूप में जानते हैं। यह जो घेरा है वह कभी खत्म नहीं होता है, यह वर्तमान है। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज अगर हम सीखेंगे तो ना तो हम अतीत में सीख सकते हैं ना भविष्य में सीख सकते। जब हम वर्तमान में रहेंगे तभी हम किसी चीज को सीख सकते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है। वे घनत्वता जिनमें हम चले हैं, इस चक्र के विभिन्न बिंदुओं में इनकी विशेषता इस प्रकार है। पहला चक्र है जागरूकता का, दूसरा चक्र है विकास का, तीसरा चक्र है स्वचेतना का, चौथा चक्र है समझदारी का, पांचवा चक्र है ज्ञान और प्रकाश का, छठा चक्र है प्रेम प्रकाश और प्रकाश प्रेम की एकता का, सातवां द्वार प्रवेश द्वार का चक्र है, आठवां अष्टक होता है जो एक रहस्य में चला जाता है जिसके गहराई में हम अब तक नहीं गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक रा भी नहीं पहुंचे हैं। डॉन कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सामग्री में आपके संपर्क से पहले परिसंघ द्वारा ये कहा गया था कि कोई भूतकाल या भविष्य नहीं है, सब वर्तमान है। क्या यह एक अच्छी समानता है? रा कहते हैं, तीसरी घनत्वता में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य होता है। यह हमारी डेंसिटी में है अभी। परंतु यदि कोई इकाई भविष्य से निकल जाए, यानी कि वह मर जाए और उसका चक्र तीसरी घनत्वता में पूरा हो जाए, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भविष्य से निकल जाए और तीसरी घनत्वता में उसका चक्र पूरा हो जाए, से मतलब यहाँ पर यह है कि जो तीसरी घनत्वता में जो भी चीजें अनुभव की जाती हैं, जो भी
सीखा जाता है। अगर उसने वो सब कर लिया है तो उसे उस वक्त सिर्फ वर्तमान ही दिखता है। हम भी स्वयं यह समझदारी सीख रहे हैं। 7वें स्तर पर या घनत्वता में यदि हमारी विनम्र कोशिशें पूरी हो जाएंगी, तब हम भी एक हो जाएंगे। तब हमारी कोई भी यादें नहीं होंगी, ना ही हमारी पहचान होगी, ना ही कोई भूतकाल होगा और ना ही भविष्यकाल होगा। हम सब एक होंगे। डॉन कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको सभी चीजों की जागरूकता हो गई है। रा कहते हैं, यह आंशिक रूप से सही है। यह हमारी समझदारी है कि यह सब हमारी जागरूकता नहीं बल्कि उस रचयिता की साधारण जागरूकता है। इस प्रकार हमें यह ज्ञान मिला। मतलब यह है कि यह हमारे अपने अकेले की जागरूकता नहीं, यह हमारे अनंत रचयिता द्वारा दी गई जानकारी की जागरूकता है। डॉन कहते हैं, मैं यह सोच रहा हूं कि हमारी आकाशगंगा में कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह में जीवन है और क्या एक के कानून की मदद से वे सभी ऊपरी घनत्वता में हैं। मुझे यह नहीं लगता कि कोई और भी मार्ग है जिससे ऊपर की घनत्वता में पहुंचा जा सकता है। क्या यह सही है? रा कहते हैं, कृपया अपना सवाल दोबारा पूछिए। डॉन कहते हैं, हमारे आकाश गंगा में कितने ग्रह में जीवन है। रा कहते हैं, हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि आपको सारे घनत्वता के चेतना के बारे में जानना है, या इस सवाल में केवल जागरूकता की घनत्वता के बारे में ही जानना है। सारे ग्रहों के 1/5 ग्रह में एक या एक से अधिक घनत्वता की जागरूकता है। कुछ ग्रह सिर्फ कुछ घनत्वता के लोगों के ही रहने लायक है। उदाहरण के तौर पर आपका ग्रह इस समय पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी घनत्वता के रहने लायक है। डॉन कहते हैं, अंदाजन हमारे आकाशगंगा के कितने ग्रहों के बारे में हम जानते हैं कि वह जीवन है, चाहे वह किसी भी घनत्वता का हो। रा कहते हैं, लगभग 6 करोड़ 70 लाख। डॉन कहते हैं, क्या बता सकते हैं कि उनमें से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं घनत्वता कितने प्रतिशत है? आप अंदाजन बताइए। रा कहते हैं, पहली घनत्वता 17% है, दूसरी घनत्वता 20% है, तीसरी घनत्वता 27% है, चौथी घनत्वता 16% है, पांचवी घनत्वता 6% है। इसके आगे की जानकारी हम नहीं बता सकते। आपके स्वतंत्र इच्छा के कारण हम यह नहीं बता सकते हैं। हम एक चीज के बारे में बात कर सकते हैं, तकरीबन 35% ऐसे बुद्धिमान ग्रह हैं जिसे इस प्रतिशत के पैमाने में नहीं रखा जा सकता है। छठी और सातवीं घनत्वता के रहस्य के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। डॉन कहते हैं, अच्छा, पहली, पांचवी घनत्वता में वो सारे लोग होते हैं जो तीसरी घनत्वता से एक के कानून का ज्ञान सीखकर तथा उसे अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो कहते हैं कि तीसरी और घनत्वता के लोग अगर एक का कानून, एक का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वह पांचवी घनत्वता के बारे में जान सकते हैं, वहां जा सकते हैं। रा कहते हैं, हाँ, ये सही है। डॉन कहते हैं, तो हमारे ग्रह में जो आज की परिस्थिति है उसे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, या इस पूरी आबादी के लिए एक ही रास्ता है, और वह है हम सचेत हो जाएं और एक के कानून का अभ्यास शुरू कर दें। क्या यह सही है? रा कहते हैं, हाँ, यह सही है। तो दोस्तों, इस सेशन को हम यहीं रोकते हैं, और जैसा कि रा कहते हैं, हम आपके को अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में छोड़ते हैं।
आदने धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। बहुत अच्छा। ये मुझे ऐसा लग रहा है राह हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हैं आगे बढ़ते हैं कि ये यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि मैं शायद हो सकता था कि बैठ भी नहीं पा रही थी उस समय तक, लेकिन मैंने अपने आप से ये कहा कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। कई बार जब ये मैसेज दिया तो हम उठकर बैठ गए। तो आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। आपका धन्यवाद। चलिए मास्टर्स, मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.